नमस्कार साथियों, आज हम लोग 4 टर्म से बात करेंगे और वो टर्म है इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड एंड सिलेक्टेड। अर्थात इलेक्टेड का मतलब होता है निर्वाचित, नॉमिनेटेड का मतलब होता है मनोनीत, सिलेक्टेड का मतलब होता है चयनित और अपॉइंटेड का मतलब होता है नियुक्त। ये 4 टर्म्स प्राय हम लोग दैनिक जीवन में यूज़ करते रहते हैं। तो आइए आज इसके अर्थ को समझ लेते हैं संक्षेप में कि इनके अर्थ क्या होते हैं। देखिए, निर्वाचित या इलेक्टेड का तो हम लोग दिन में अनेक बार प्रयोग करते हैं और ख़ासतौर से चुनाव जब चलते रहते हैं, जैसे आजकल चुनाव चल रहा है, तो ये प्रश्न बार बार उठता है कि भाई कौन चुना जाएगा, किसको चुनना है, वगैरह वगैरह, ये तमाम बातें आती हैं। तो जब किसी व्यक्ति को इलेक्ट करने की बात आती है, निर्वाचित करने की बात आती है, तो उसमें क्या भाव होता है? उसमें भाव होता है कि एक पोजीशन या एक पद है जिसके बहुत सारे दावेदार हैं। जैसे एक एमएलए का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पद होता है और उसके बहुत सारे दावेदार होते हैं। तो पहली चीज़ तो चुनाव में ये हुआ कि एक पद कई दावेदार। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि जो शर्त होती है उसमें चुने जाने की, वो जनता का अप्रूवल होता है, पॉपुलर अप्रूवल होता है, जिसको हम जनादेश कहते हैं। और इस जनादेश में कोई एक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता, उस पूरे क्षेत्र के लोग अर्थात जो मतदाता होते हैं वो उसमें सम्मिलित होते हैं और उनकी जो सहमति होती है, उनकी जो राय होती है, वो राय कैसे तय होती है, वो राय शुमारी कैसे होती है? वो ये होती है कि उस क्षेत्र के लोग, जिसको हम लोग निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, कि मान लीजिए अगर एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव चल रहा है तो उस निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता होते हैं वो सामूहिक रूप से वोट तो वैयक्तिक रूप से डालते हैं, लेकिन उनके वैयक्तिक हुए डाले हुए वोटों का एक सामूहिक या समग्र जो है निष्कर्ष जो है निकलता है, जिसको हम मतदान कहते हैं कि मतदान आया और मतदान के परिणाम आए। और ये जो मतदान है ये सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, या तो ये खुला मतदान हो सकता है या ये एक प्रकार से गुप्त मतदान होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एमएलए और एमपी के जो चुनाव होते हैं उसमें गुप्त मतदान प्रणाली का पालन किया जाता है और खुले मतदान प्रणाली का पालन बहुत ही रेयर रूप में कहीं कहीं अगर होता हो तो होता हो, लेकिन सामान्यतः इसमें जब निर्वाचन की बात आती है, चयन करने की बात आती है, तो गुप्त मतदान प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है। और इस प्रयोग करने में जो सिस्टम अपनाया जाता है वो 2 प्रकार के सिस्टम अपनाए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ एमएलए और एमपी का जब चुनाव होता है तो उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अर्थात प्रथम आओ प्रथम पाओ वाली फिलॉसफी होती है कि जिसके सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं उसी को चयनित घोषित कर दिया जाता है, उसी को इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा जो सिस्टम है, जैसे कि राष्ट्रपति चुना जाता है ना, उपराष्ट्रपति चुना जाता है, या और भी बहुत सारे राज्यसभा के चुनाव होते हैं, तो इन चुनावों में ओपन बैलेट नहीं होता, वहाँ भी सीक्रेट बैलेट होता है, लेकिन वहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम लागू होता है, अर्थात समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी पद्धति लागू होता है। इन दोनों पे हम लोग अलग अलग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वीडियो में बना चुका हूँ। तो ये जो हमारे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, मेयर का चुनाव होता है, सभासद का चुनाव होता है, पंचायत प्रधान का चुनाव होता है, गांव पंचायत का चुनाव होता है, इन सब में प्रत्यक्ष प्रणाली से और सबसे इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग करते हुए गुप्त मतदान प्रणाली से हम निर्वाचित करते हैं अपने प्रतिनिधियों को। और ये सारे के सारे जो इलेक्टेड प्रतिनिधि होते हैं इनका एक प्रकार से सीमित कार्यकाल होता है और उस सीमित कार्यकाल के पहले सामान्यतः इनको हटाया नहीं जा सकता। बहुत रेयर केसेस में आप देखेंगे कि कुछ दुनिया के एक आध कहीं जगह पे इस प्रकार की व्यवस्था है कि अगर उनसे जनता असंतुष्ट है तो जिसने उसको निर्वाचित किया है वो उसको रिकॉल कर सकता है, वापस बुला सकता है, लेकिन सामान्यतः दुनिया के लोकतंत्रों में रिकॉल की व्यवस्थाएं नहीं है। तो पहला तो निर्वाचन का ये अर्थ हुआ। दूसरा जो टर्म यूज होता है वो नॉमिनेशन का यूज होता है, मनोनीत करने का यूज होता है कि ही हैज बीन नॉमिनेटेड टू ए पर्टिकुलर पोस्ट। इसका क्या मतलब होता है आइए समझते हैं कि यहाँ भी होता क्या है कि बहुत सारे जब पद होते हैं जहाँ पे उसमें निर्वाचित तो ज़्यादातर होते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा की जो पोजीशन है उस राज्यसभा में अधिकतर पद तो निर्वाचन के माध्यम से भरे जाते हैं
जिसमें राज्यों के एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं और जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम लागू होता है, उस तरीके से राज्यों के जो एमएलएज हैं वो प्रतिनिधियों को राज्यसभा में चुन के भेजते हैं। लेकिन वहाँ राज्यसभा में एक सीमित संख्या के जो पद हैं वो नॉमिनेशन के लिए रिजर्व है, मनोनयन के लिए रिजर्व हैं। तो मनोनयन कुछ जगहों पे जहाँ पे कि इस प्रकार के व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर पोस्ट इलेक्टेड होते हैं, और लेकिन कुछ मनोनयन भी होते हैं। और ये जो मनोनीत होने वाले पोस्ट होते हैं वो सबके लिए खुले नहीं होते हैं, अर्थात हम और आप या कोई भी जनता उसमें प्रत्याशिता अपनी नहीं कर सकती, और इसलिए उसके लिए कोई एप्लीकेशन इन्वाइट नहीं किया जाता है। तो होता क्या है कि उन जो निर्वाचित पद होते हैं उनकी जो स्पेशलाइज्ड प्रत्याशिता होती है, उनके लिए जो कुछ जो अर्हताएं होती हैं, जो प्रत्याशिताएं होती हैं कि आप में क्या क्या गुण होने चाहिए। जैसे राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, उन मनोनीत सदस्यों को स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अर्थात विशेष ज्ञान या उनको अनुभव होना चाहिए। किन किन क्षेत्रों में? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर, उनको कला के क्षेत्र में इसका अनुभव होना चाहिए या ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान के क्षेत्र में या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। तो कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, ये 4 विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और विशेष अनुभव होना चाहिए, तब उनको मनोनीत किया जा सकता है। और मनोनयन भी एक फिक्स टर्म के लिए होता है। मनोनयन ऐसा नहीं होता है कि मनोनयन हो गया तो आप जीवन भर के लिए मनोनीत हो गए, ऐसा नहीं होता। मनोनयन एक फिक्स टर्म के लिए होता है, जैसे राज्यसभा में होता है कि जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो सब 6 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं। तो कुछ मनोनयन ऐसे भी होते हैं जो अगर आप देखें तो जैसे अवार्ड्स हैं या कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं, वहाँ पे भी मनोनयन किया जाता है, और वहाँ पे एक जूरी होता है जो उसकी कुछ लोगों को अपने से अप्लाई नहीं करना होता है, कुछ जूरी होता है जो लोगों को चुनता है कि भाई इनको कौन सा अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो जो नॉमिनेशन है, जो मनोनयन है, वो वास्तव में मनोनीत करने वाली जो अधिकारी है या मनोनीत करने वाली जो संस्था है उसके विवेक पर निर्भर करता है, और उसमें वो शक्ति होती है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो एक समूह हो, चाहे वो एक जूरी हो। जैसे भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में सदस्यों को, लेकिन राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने के पहले प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल उसको परामर्श देते हैं कि आप किसको मनोनीत कीजिए। तो एक सिस्टम होता है हर जगह मनोनयन का कि किसको मनोनीत किया जाए। लेकिन जो भी व्यक्ति मनोनीत होता है उसको बाकायदा मनोनयन का एक लेटर मिलता है कि आपको मनोनीत किया गया है, और आपकी सारी जो सुविधाएं हैं, सारे जो आपके अधिकार हैं, वो लगभग चयनित सदस्यों के बराबर होते हैं। जैसे राज्यसभा में अगर हम देखें तो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं और उनके लगभग अधिकार सारे के सारे निर्वाचित सदस्यों के बराबर है, एक्सेप्ट एक अधिकार कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। इसके अलावा उनके सारे अधिकार जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके बराबर होते हैं, और उनके भी सारी जो शर्तें होती हैं राज्यसभा में वो जो सभी सदस्यों पर लागू होती हैं वो उन पर भी लागू होती हैं। तो ये है मनोनयन या नॉमिनेशन का पैटर्न कि नॉमिनेशन में एक नॉमिनेटिंग अथॉरिटी होता है, यहाँ पे जनता की भूमिका उसमें नहीं होती, जबकि निर्वाचन में जनता की भूमिका होती है, जनता मतदान के द्वारा निर्वाचित करती है। जबकि मनोनयन में एक अधिकारी होता है जो कि कुछ विशेष अर्हता रखने वाले लोगों को मनोनीत करता है। तो ये हो गया इलेक्शन और नॉमिनेशन। इसके बाद आते हैं, देखते हैं सिलेक्शन कि जब हम कहते हैं सिलेक्शन या चयन, तो ये चयन क्या चीज़ है भाई? चयन का जब बात आती है तो जैसे आप स्वयं अपने को लीजिए कि आप आईएएस में, पीसीएस में, तरह तरह के एग्जामिनेशंस में अपीयर होते हैं। कब क्यों अपीयर होते हैं? क्योंकि कुछ नौकरियां होती हैं जिसके लिए पहले एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है कि हाँ भाई दीज जॉब्स आर देयर फॉर सिलेक्शन, अर्थात आपको उसमें अपॉइंटमेंट के लिए, नियुक्ति के लिए। तो नियुक्ति तो बात की चीज़ है, पहले तो ये होता है कि आपका सिलेक्शन तो हो, तब तो सिलेक्शन क्या चीज़ होती है? सिलेक्शन का मतलब होता है कि एक सर्टेन जॉब के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस एडवर्टाइज की जाती हैं और वो सभी के लिए ओपन होती हैं जो लोग अहर होते हैं। तो एक इसमें खास बात है, आयु की अर्हता हो सकती है, कुछ विशेष योग्यता की अर्हता हो सकती है, ये सब हो सकता है, लेकिन फिर वो सबके लिए खुले होते हैं, उस पर कोई बंदिश नहीं होती कि कौन अप्लाई करेगा कौन नहीं अप्लाई करेगा, एवरीबडी कैन अप्लाई।
और ये जो जॉब्स होती हैं ये टेम्परेरी भी हो सकती हैं, ये परमानेंट भी हो सकती हैं, उनकी एक रिटायरमेंट एज हो सकती है, उनकी सेवरल सेवा शर्तें होती हैं और उसमें तमाम लोग अप्लाई करते हैं। और जब वो अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो सिलेक्टिंग बॉडी होती है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन है और केंद्र में संघ की सेवाओं के लिए केंद्र संघ लोक सेवा आयोग है। तो चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य के लोक सेवा आयोग हैं या और भी चयन बोर्ड्स जो होते हैं, वो कोई भी एक ऐसा बोर्ड होता है, कमीशन होता है जो कि बाकायदा एक प्रक्रिया के द्वारा ये सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करता है। अर्थात उसमें एक रिटन एग्जामिनेशन भी हो सकता है, उसमें ओरल टेस्ट भी होता है और तरह तरह की तमाम चीज़ें हो सकती हैं। और ये सिलेक्शन मेरिट के आधार पे, सीनियरिटी के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे, किसी आधार पे आपको चयनित कर सकता है। वो अपने रूल रेगुलेशन में वो अनाउंस करता है कि हम किस आधार पे आपका सिलेक्शन करने वाले हैं। और जब वो एक बार सिलेक्ट कर देता है तो उसके बाद उसका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है और जब रिजल्ट निकलता है तो आप कहते हैं कि आई एम सिलेक्टेड इन द आईएएस एग्जामिनेशन, आई एम सिलेक्टेड इन द पीसीएस एग्जामिनेशन। तो ये प्रक्रिया यहीं पे खत्म हो जाती है सिलेक्शन की। और इस सिलेक्शन के बाद की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं अपॉइंटमेंट। अर्थात सिलेक्शन का सारा स्टेप आपने देख लिया तो सिलेक्शन इज वन थिंग, लेकिन सिलेक्शन के बाद अभी आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद आपको जो है फाइनली साल भर की, 2 साल की, 6 महीने की जिस जैसी सेवा हो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। और जब ट्रेनिंग को आप सफलतापूर्वक वो कर लेते हैं तब आपको भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा बाकायदा एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है और तब आप कहते हैं नाउ आई एम फाइनली अपॉइंटेड टू द इंडियन सिविल सर्विसेज सिविल सर्विसेज, अर्थात भारतीय लोक सेवा में हम जो है चयनित हो गए हैं। अब जो भी आपको अलॉट हो डिपार्टमेंट वो एक दूसरी बात है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी होती है जो कि फाइनली आपको एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देती है, जो कि आईएएस के केस में भारत का राष्ट्रपति होता है और उसमें बहुत सारी सेवा शर्तें होती हैं, वो सब आपको मानना पड़ता है। और उस सेवा शर्त में एक सेवा शर्त ये भी होती है कि अगर आपने सेवा शर्तों का उल्लंघन किया तो आपको कभी भी अपने पद से सस्पेंड किया जा सकता है या इवन डिसमिस या टर्मिनेट भी किया जा सकता है, भले ही आपको उसमें अवसर मिलेगा अपने को डिफेंड करने का। तो इस प्रकार से अपॉइंटमेंट जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस की एक प्रकार से चरम परिणति है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शन और नॉमिनेशन की जो प्रोसेस है ये पॉलिटिकल डोमेन में आती है, ज़्यादातर हमको देखने को मिलती है। जैसे कि इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो एमएलए, एमपी, ये राज्यसभा के तरफ, ये सब आपको जो है नॉमिनेशन, इसमें जो है इलेक्शन और नॉमिनेशन पॉलिटिकल डोमेन की चीज़ है, जबकि सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन की चीज़ है। अर्थात पब्लिक सर्विस कमीशन में आप अप्लाई करते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद से भारत का राष्ट्रपति आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू करता है। तो ये 4 टर्म्स थे जो कि संक्षेप में हम लोगों ने डिस्कस किए। इस संबंध में अगर आपके कोई शंकाएं हो, कोई चर्चाएं हो, कोई विचार हो तो जरूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू सो मच।